चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। मेघालय में 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की तैयारी। केंद्रीय खेल मंत्री ने मेघालय में 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की तैयारियों की समीक्षा की। कौन सी की? 39वें। ठीक है, 39वें। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी करेगा कौन करेगा? ये करेगा मेघालय। डॉक्टर मांडविया डॉक्टर मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय खेल 2027 नया मानदंड स्थापित करेंगे। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। मेघालय में 150 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। कितने रुपए में किया जाएगा? 150 करोड़। और शिलांग में अत्याधुनिक बहुउद्देशीय एकीकृत खेल इंडोर हॉल का उद्घाटन किया गया। किसका उद्घाटन किया गया और कहाँ किया गया? शिलांग में अत्याधुनिक बहुउद्देशीय एकीकृत खेल इंडोर का उद्घाटन किया गया। बैठक में मेघालय के मुख्यमंत्री और भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय खेलों का मुख्य विषय स्थिरता और विविधता रखा गया है। अगला पॉइंट, खेलों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र की संस्कृति पहचान और खेल प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा। खिलाड़ियों में डोपिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। माई भारत क्या माई भारत के स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय खेलों से जोड़ने की योजना बनाई गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में देश के कुल खेलो इंडिया सेंटर्स का लगभग 25% हिस्सा स्थित है। कितना? 25%। और राष्ट्रीय खेलों को प्रतिभा पहचान और खेल विकास का महत्वपूर्ण मंच बताया गया है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला है, पीएम सेतु के तहत पहली रणनीतिक निवेश योजना को मंजूरी मिली है। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत पहली स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी को मंजूरी मिली है। किसको मिली है? एसआईपी को मंजूरी मिली है। अब पीएम सेतु के तहत उद्योग साझेदारी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य बना है। ठीक है, कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो अब पीएम सेतु हो गया। उसके बाद विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर को राष्ट्रीय संचालन समिति की से स्वीकृति प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट, पीएम सेतु का पूरा नाम पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास एवं रोजगार क्षमता उन्नयन योजना है। अगला पॉइंट क्या है? योजना का कुल बजट 60,000 करोड़ निर्धारित किया गया है। रुपया 60,000 करोड़। इसका उद्देश्य देश भर के 1,000 सरकारी आईटीआई का आधुनिकीकरण करना है। 1,000 आईटीआई का। और योजना के तहत आईटीआई को इंडस्ट्री लेड हब एंड स्पोक मॉडल पर विकसित किया जाएगा। समझ रहे हैं पॉइंट को? उद्योग साझेदार के रूप में एएम, एनएस इंडिया तथा शैक्षणिक साझेदार शामिल हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, योजना का लक्ष्य उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इसमें उन्नत विनिर्माण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष जोर दिया गया है। देश के 32 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है, राज्य संचालन समितियों का गठन कर लिया है। पीएम सेतु के तहत राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का भी प्रावधान है। अब चलते हैं एग्जाम पॉइंट से अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है, समाधान दीदी एआई चैटबॉट लॉन्च। केंद्रीय राज्य मंत्री ने सीबी ग्राम्स के एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया है। किसने किया? केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया है। ठीक है, किसको किया है? सीपी ग्राम्स एआई चैट बॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया है। इस चैट बॉट को सहयोग से विकसित किया गया है। मंत्री ने इसे भारत में लोक शिकायत निवारण तंत्र का लोकतंत्रीकरण बताया। ठीक है,
अब नागरिक अपनी शिकायत मातृभाषा में बोलकर दर्ज करा सके। किस भाषा में? अपनी मातृभाषा में। ठीक है। यह प्रणाली स्वतः संबंधित मंत्रालय, विभाग, श्रेणी और उप श्रेणी की पहचान कर शिकायत दर्ज करती है। ठीक है। संबंधित मंत्रालय, विभाग, श्रेणी, उप श्रेणी की पहचान कर शिकायत दर्ज करती है। अगला पॉइंट, नागरिकों को यह जानने की आवश्यकता नहीं होगी कि शिकायत किस विभाग से संबंधित है। चैटबॉट भारतीय भाषाओं में कार्य करता है। किस भाषा में? भारतीय भाषा में कार्य करता है और भविष्य में 22 अनुसूचित भाषाओं के साथ कई क्षेत्रीय भाषाएं भी जोड़ी जाएंगी। सीपी ग्राम्स पर शिकायतों की संख्या 2014 के लगभग 2 लाख प्रतिवर्ष से बढ़कर 25 लाख से अधिक प्रतिवर्ष हो गई। 2 लाख से बढ़कर 25 लाख हो गई है। वर्तमान में शिकायत निवारण दर 95% से अधिक बताई गई है। कितना? 95%। यह पहल एआई आधारित, बहुभाषी और नागरिक केंद्रित सुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 90 करोड़ आभा खाते। आयुष्मान के तहत 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट खाते बनाने का रिकॉर्ड हासिल किया है। कितना? 90 करोड़। रिकॉर्ड किसने बनाया? आयुष्मान कार्ड ने। आभा एक 14 अंकों की डिजिटल स्वास्थ्य पहचान है। क्या है? 14 अंक की डिजिटल स्वास्थ्य पहचान है। आभा खातों की संख्या 2021 में कितनी थी? 14.7 करोड़ से बढ़कर 2026 में 90 करोड़ हो गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। 15.3 करोड़ से अधिक आभा खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है भारत। भारत प्रथम स्थान पर है। ठीक। 7 करोड़ से अधिक आभा खाते बनाए। ठीक है। 7 करोड़ से अधिक आभा खाते बनाए हैं। कुल आभा धारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी 49.75% है। कुल आभा खाता धारकों की महिलाओं की हिस्सेदारी 49.75% है, जो डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। आभा के माध्यम से नागरिक अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से जोड़, देख और साझा कर सकते हैं। इससे कागजी मेडिकल रिकॉर्ड पर निर्भरता कम होती है, इलाज की निरंतरता बेहतर होती है। एबीडीएम के प्रमुख घटकों में आभा, एचपीआर, एचएफआर, यूएचआई और एनएचसीएक्स शामिल है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अगला पॉइंट है डिजी यात्रा के पार किया 10 करोड़ उपयोग का आंकड़ा। भारत की डिजिटल विमानन पहल डिजी यात्रा, कौन सी यात्रा? डिजी यात्रा ने 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राओं का रिकॉर्ड बनाया है। कितने करोड़? 10 करोड़ से अधिक। डिजी यात्रा ऐप के 2.4 करोड़ से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं। कितने? 2.4 करोड़ से अधिक ज्यादा डाउनलोड है। वर्तमान में यह सुविधा देश के 38 हवाई अड्डों पर उपलब्ध है। कितने? 38 हवाई अड्डों पर उपलब्ध है। अगले वर्ष तक 27 और हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा शुरू की जाएगी। अगले वर्ष डिजी यात्रा के माध्यम से हवाई अड्डे पर प्रवेश का औसत समय 15 सेकंड से घटकर 5 सेकंड कर दिया गया है। कितना? 15 से 5। यह प्रणाली पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस यात्रा को बढ़ावा देती है। भौतिक बोर्डिंग पास की आवश्यकता कम होने से पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिल रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने इसे भारत की डिजिटल विमानन क्रांति का महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। नवी मुंबई, जेवर और भोगापुरम के नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे पूरी तरह डिजी यात्रा सक्षम होंगे। वर्तमान में डिजी यात्रा 11 भाषाओं में को समर्थन देता है। कितनी? 11 भाषा को। और वर्ष के अंत 11 और क्षेत्रीय भाषाएं जोड़ी जाएंगी। डिजी यात्रा का डेटा प्राइवेसी बाय डिजाइन मॉडल पर आधारित है। किस पर? प्राइवेसी बाय डिजाइन मॉडल पर आधारित है, जिसमें यात्रियों की जानकारी एनक्रिप्टेड और सुरक्षित रहती है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कपास आयात पर सीमा शुल्क छूट। केंद्र सरकार ने 1 जून 2026 से, कब से? 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक कपास के आयात पर सभी सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने की घोषणा की है।
इस निर्णय का उद्देश्य भारतीय कपड़ा और प्रधान उद्योग के लिए कपास की उपलब्धता को बढ़ाना है। शुल्क छूट से कपड़ा उद्योग की इनपुट लागत कम होने की उम्मीद है। इस कदम से वस्त्र एवं परिधान निर्माताओं को राहत मिलेगी और उपभोक्ताओं को भी लाभ पहुंच सकता है। सरकार ने निर्णय लेते समय घरेलू कपास किसानों के हितों का भी ध्यान रखा है। बाजार में कपास की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। इस निर्णय से विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लाभ मिलने की संभावना है। भारत विश्व के प्रमुख कपास उत्पादकों देशों में से एक है और कपड़ा उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अगला पॉइंट है बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 क्या हुआ, संपन्न हो गया है। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का पहला आयोजन मेघालय के कहाँ, मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में संपन्न हुआ। उमरोई में सैन्य स्टेशन में संपन्न हुआ। प्रगति का पूरा नाम पार्टनरशिप फॉर रीजनल एडवांसमेंट एंड ग्रोथ थ्रू इंट्रोफेरेबिलिटी इन द इंडियन ओशियन रीजन, हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की क्या है, साझेदारी। अभ्यास में 13 मित्र देशों के 400 से अधिक सैनिकों ने भाग लिया। कितने, 13 मित्र देशों के 400 से अधिक सैनिक भाग लिए हैं, जिसमें भारत, भूटान, कंबोडिया, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया और लाओस शामिल रहे। सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने कार्यक्रम की मेजबानी की। किसने की, धीरज सेठ ने। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य अर्ध पहाड़ी और जंगल क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियान का प्रशिक्षण था। अगला पॉइंट है प्रतिभागियों ने 72 घंटे का परीक्षण अभ्यास किया। कितने, 72 घंटे का। प्रशिक्षण में घात लगाकर हमला, जवाबी कार्यवाही, जंगल युद्ध, कमरे और बस में घुसपैठ, आईईडी पहचान तथा घायलों की निकासी जैसी गतिविधियां शामिल थी। ठीक है। भारतीय सेना ने फिक्की के सहयोग से स्वदेशी रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी भी आयोजित की। अभ्यास ने अंतर संचारणीयता, सामूहिक तत्परता और आपसी विश्वास को मजबूत किया है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आंधी बारिश के लिए मोबाइल अलर्ट सिस्टम शुरू हुआ है। ठीक है। आंधी बारिश के आपातकालीन अलर्ट सिस्टम के राष्ट्रव्यापी परीक्षण के बाद मौसम संबंधित चेतावनी भी मोबाइल पर भेजी जा रही है। इस समय सबके मोबाइल पर आ रहा है। कई क्षेत्रों में लोगों के मोबाइल फोन पर एक्सट्रीमली सेवर अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट में अगले 3 घंटों के दौरान तेज आंधी, भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। क्या क्या दी गई है, अगले 3 घंटों के दौरान तेज आंधी, भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। यह चेतावनी द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, अलर्ट प्रभावित क्षेत्र लोकेशन बेस्ड अलर्ट के अनुसार लोगों के मोबाइल पर भेजे जा रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और मौसम संबंधी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। ठीक है। उसके बाद है इस प्रणाली का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समय पर सूचना देकर जनहानि और नुकसान को कम करना है। ये मौसम विभाग के थ्रू है सारा, ये सारी चेतावनी किसके थ्रू है, मौसम विभाग के थ्रू है। ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अगला पॉइंट है विनेश फोगाट एशियन गेम्स ट्रायल में हार गई। ठीक है। विनेश फोगाट, भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को एशियन गेम्स 2026 ट्रायल्स के सेमीफाइनल में, कब, सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। ट्रायल्स का आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया। कहाँ किया गया, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया। 53 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में युवा पहलवान मीनाक्षी गोयत, कौन थी, मीनाक्षी गोयत ने विनेश फोगाट को 6-4 से हराया। ठीक है। इस हार के साथ
विनेश फोगाट का एशियन गेम्स 2026 में जगह बनाने का सपना समाप्त हो गया है। मीनाक्षी गोयत की जीत को भारतीय कुश्ती में बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। मुकाबले के बाद विनेश फोगाट की प्रतिक्रिया भी चर्चा का विषय बनी रही। यह परिणाम भारतीय महिला कुश्ती में नई प्रतिभाओं के उभरने का संकेत माना जा रहा है। कौन है? मीनाक्षी गोयत। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, भारत बनी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी। कौन सी बनी? 5वीं। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी बन गया है। कौन सी बनी है? 5वीं बना है। यह जानकारी इंडियन डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट IDER 2026 में सामने आई है। वर्ष 2025 में भारत डिजिटल इकोनॉमी के मामले में 8वें स्थान पर था। पहले कैसे था? 8वें स्थान पर था। अब कैसा हो गया है? 5वें स्थान पर हो गया है। एक वर्ष में भारत ने 3 स्थानों की छलांग लगाई है। डिजिटल भुगतान, ई-कॉमर्स, फिनटेक और इंटरनेट उपयोग में तेज वृद्धि इसका प्रमुख कारण है। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI और वैश्विक स्तर पर सराहा जा रहा है। AI प्रदर्शन के मामले में भारत चिप्स ऑल इंडेक्स में 4वें स्थान पर रहा। 4वें स्थान पर है AI प्रदर्शन के मामले में। AI रैंकिंग में भारत से आगे केवल अमेरिका, चीन और सिंगापुर है। पहले पे कौन है? अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे सिंगापुर, चौथे पर अपना भारत है। यह उपलब्धि भारत के तकनीकी नवाचार और डिजिटल परिवर्तन को दर्शाती है। सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक डिजिटल और AI हब के रूप में विकसित करना है। चलते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं हम। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2023 और 24 की रिपोर्ट आई है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। घरेलू हिंसा की दर 29.2% से घटकर 22.3% हो गई है। ठीक। महिलाओं में मोटापा 2019 और 21 की तुलना में 7% बढ़ा हुआ है। कितने? 7%। बाल विवाह का प्रतिशत 23.3% से घटकर 20.1% रह गया है। 23 से कितना हो गया है? 20। कामकाजी महिलाओं की दर 25.4% से बढ़कर 30.8% पहुंच गई है। 98.3% घरों में बिजली उपलब्ध है। कितना? 98.3%, यानी कि हर घर में बिजली। 96.5% घरों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा पहुंच गई है। ठीक। महिलाओं में इंटरनेट उपयोग बढ़कर 64.3% हो गया है। 18.8% महिलाओं के पास भूमि का स्वामित्व है। किसका है? भूमि का स्वामित्व है। ठीक। रिपोर्ट महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल पहुंच और सामाजिक स्थिति में सुधार को दर्शाती है। सर्वेक्षण देश की जनसंख्या, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास की स्थिति का महत्वपूर्ण आकलन करता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, जनरल अनिल चौहान हुए CDS पद से सेवानिवृत्त। अनिल चौहान जी, जनरल अनिल चौहान ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के पद से सेवानिवृत्त ली है। विदाई के अवसर पर नई दिल्ली में उन्हें तीनों सेनाओं की ओर से TRI सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। ठीक है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स DMA के सचिव के रूप में कार्य किया। इसमें किया? सचिव के रूप में DMA में। जनरल अनिल चौहान ने सितंबर 2022 में भारत के दूसरे CDS के रूप में पदभार संभाला था। उनके कार्यालय में ज्वाइंटनेस, थिएट्रिसिएशन और TRI सर्विसेज कोऑर्डिनेशन पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, उन्होंने ज्वाइंट एयर डिफेंस डॉक्ट्रिन और कई संयुक्त सैन्य हमलों को आगे बढ़ाया है। सेवानिवृत्ति से पहले उन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, लखनऊ में नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में और भी लोग शामिल रहे।
नौसेना सौर वाटिका का उद्देश्य भारतीय सेना के वीर सैनिकों और उनके बलिदान को सम्मान देना है। यह वाटिका युवाओं में देशभक्ति, सैन्य परंपराओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य करेगी। इसमें भारतीय नौसेना के शौर्य, पराक्रम और ऐतिहासिक उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाता है। यह पहल सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और प्रेरणा का संदेश देती है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अगला पॉइंट है, पंजाब में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने का फैसला ले लिया गया है। पंजाब की सरकार ने ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार जल्द ही इस फैसले को लागू करने के लिए अध्यादेश जारी करेगी। इस निर्णय से लगभग 65,000 कितने ठेका कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है। कर्मचारियों को सीधे सरकारी विभागों के अधीन कार्य करने का अवसर मिलेगा, यानी सभी लोग सरकारी हो जाएंगे। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक नौकरी, सुरक्षा और स्वामित्व प्रदान करना है। यह कदम राज्य में रोजगार व्यवस्था और श्रमिक कल्याण को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है, भगवंत मान है। पूजा सिंह ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। भारत एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता? पूजा सिंह ने। 19 वर्षीय पूजा सिंह ने 1.93 मीटर की शानदार ऊंची कूद लगाकर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कितने साल? 14 साल। और कौन थी वो? सहाना कुमारी ने वर्ष 2012 में 1.92 मीटर की कूद के साथ सीनियर नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। अब पूजा सिंह ने 1.93 मीटर की छलांग लगाकर नया सीनियर नेशनल रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। यह उपलब्धि भारतीय एथलेटिक्स में युवा खिलाड़ियों की बढ़ती क्षमता को दर्शाती है। स्वर्ण पदक के साथ भारत ने एशियाई स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा ली है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अगला पॉइंट है, खेत बचाओ अभियान 1 जून 30 जून 2026। 1 जून से 30 जून 2026 तक देश भर में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, 1 जून से 30 जून तक। अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभियान को प्रभावी और परिणामकारी बनाने के निर्देश दिए। अभियान का मुख्य फोकस खेत को बचाना, लागत को संतुलित करना और किसानों को सही समय पर मार्गदर्शन देना है। यह अभियान पंचायत, राज्य, केंद्र की साझी भागीदारी के मॉडल पर संचालित होगा, जिसमें होगा पंचायत होगा, राज्य होगा, केंद्र होगा। रासायनिक उर्वरकों, विशेषकर असंतुलित उर्वरक उपयोग को कम करना अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। रासायनिक उर्वरकों, विशेष असंतुलित उर्वरक उपयोग को कम करना अभियान का प्रमुख उद्देश्य रहा है। किसानों को मृदा परीक्षण आधारित संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए जागरूक किया जाएगा। ठीक है, हरी खाद, जैविक खाद और जैव उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। अभियान के तहत एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य कृषि भूमि की उर्वरता को बढ़ाना और टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहित करना है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, गोवा का 40वां राज्य स्थापना दिवस। ठीक, उपराष्ट्रपति ने पणजी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा प्राप्त होने के 4 दशक पूरे होने के अवसर पर गोवा के लोगों के साथ जुड़ना उनके लिए सौभाग्य की बात है। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद यह उनकी गोवा की पहली आधिकारिक यात्रा थी। सीपी राधाकृष्णन है उपराष्ट्रपति अपने यहाँ के। 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। कौन सा? 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह दिन गोवा की विशिष्ट पहचान, लोकतांत्रिक मूल्यों और जन आकांक्षाओं का प्रतीक है।
उन्होंने गोवा को विरासत और प्रगति, परंपरा और आधुनिकता के संगम के रूप में वर्णित किया है। गोवा भारत के प्रमुख पर्यटन राज्यों में से एक है और अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है नीति आयोग का सेमी कंडक्टर रोड मैप। नीति आयोग ने भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पहला व्यापक 10 वर्षीय रोड मैप जारी किया है। कौन सा 10 वर्षीय रोड मैप जारी किया है? और रोड मैप का उद्देश्य सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आयात पर अत्यधिक निर्भरता पर कम करना है। लक्ष्य 2035 तक भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाना। 2035 तक। रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग का भविष्य है। इसमें चिप डिजाइन, विनिर्माण, पैकेजिंग, परीक्षण और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। सेमीकंडक्टर उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार और रक्षा क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पहले भारत की आत्मनिर्भर भारत और हाईटेक विनिर्माण रणनीति को मजबूती देगी। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। युवा कार्यक्रम विभाग का चिंतन शिविर। ठीक है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के युवा कार्यक्रम विभाग में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर में युवा कार्यक्रम विभाग और के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। युवा नेतृत्व वाले विकास के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि माई भारत 2.17 करोड़ युवा स्वयंसेवक के साथ राष्ट्रीय जन भागीदारी आंदोलन बन चुका है। माई भारत को हर जिले, हर ब्लॉक, हर युवा तक पहुंचाने की रणनीति पर बल दिया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण, सामाजिक विकास में अधिक सक्रिय भूमिका देना। आज तक के सारे करंट अफेयर कंप्लीट हो चुके हैं। आज की डेट के वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।